हेलो वेलकम बैक बच्चों, कैसे आप सभी लोग। अदिति क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। मैं शुभम चौहान आपके लिए लेके आया हूँ क्रश कोर्स, जिसमें हम लोग इस समय पूरी तरीके से फोकस्ड हैं 9th क्लास के इस न्यू सेशन में, जिसमें क्रश कोर्स के अंतर्गत हम लोग 9th क्लास की सारी एनसीईआरटी, इज इट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इसके अलावा हिंदी और हिंदी के अलावा जो भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको 9th क्लास में थोड़े ऑप्शनल में मिलते हैं, लाइक एसकेटी हो गया, ठीक है। कुछ बच्चों ने इस समय बिजनेस को भी कंडक्ट किया हुआ है, तो ऐसे ही कई सारे सब्जेक्ट को जो है वो क्रश कोर्स के अंतर्गत हम लोग फिनिश करेंगे। तो बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं है अब हमारे पास, क्योंकि अब इसी कुछ महीनों में, यानी कि इसी महीने के स्टार्टिंग से ही, ठीक है, आप देखेंगे कि मिड टर्म एग्जामिनेशन की घोषणा अनाउंसमेंट आपके स्कूल वाले कर देंगे। इस समय तो एडमिशंस वगैरह, आप लोग न्यू क्लास में आए हो तो एडमिशन वगैरह प्रोसेस चल रहा है ऑलरेडी, बट आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही अब आपके यूटीज स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस सीरीज में आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए अब हमें करना क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 2, चैप्टर 1 में हम करा चुके हैं आपको ऑलरेडी। देखिए अध्ययन के मुख्य बिंदु, मेरा मानना यह है बच्चों कि किसी भी चीज की अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो पहले आपको उसकी समझ होनी चाहिए कि ये जो चीज हम करने जा रहे हैं इसकी वैल्यूएशंस क्या हो सकती है। आप जब कोई गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी चेक करते हो ना कि उसका माइलेज कितना है, कितने किलोमीटर पर आवर, कलर, एवरेज, एनीथिंग्स, जो भी चीजें आपको लगता है कि भैया ये जानना जरूरी है, तब आप उस गाड़ी को खरीदते हो। उसी प्रकार से आज हम लोग क्रश कोर्स में चैप्टर 2 जो करने जा रहे हैं, इसमें कुछ मैंने मुख्य बिंदु लिखे हुए हैं। इस बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। देखिए पहला पॉइंट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो क्या है, राष्ट्रीय स्थल कृतियों की विशेषताएं तथा उनकी, ठीक है, उनकी संरचना। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है भारत का मैप, है ना। अब भारत आप देखेंगे कि यहाँ से पूरा का पूरा ये वाला जो हिस्सा है, अगर आप ये वाला ऐसा देखेंगे पूरा पूरा, ये क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र है बच्चों, है ना, हिमालयन रेंज के अंतर्गत आता है। वहीं पर अगर आप ये देखेंगे कि समतल क्षेत्र, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा जो है ये मैदानी क्षेत्र है ना। ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र, ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा भी थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र है। तो भारत की स्थल कृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना पढ़ेंगे, यानी कि हम इसमें भारत को समझने जा रहे हैं कि भारत के अंदर कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो भौगोलिक स्थिति के रूप से थोड़ी सी अलग हैं, लाइक पर्वत, पहाड़, समतल क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। गोंडवाना क्षेत्र कौन कौन सा है, गोंडवाना, ये जो भारत है ये गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा है या नहीं है, जो कंफ्यूजन रहती है बच्चों की, इस चीज को हम क्लियर करेंगे। थितिस सागर कहां पर स्थित है था, ये सारी चीजें भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। मुख्य भौगोलिक वितरण हम ये देखेंगे कि पूरा जो हमारा अर्थ है, पूरी जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का भौगोलिक क्षेत्र अगर हम देखें, भौगोलिक वितरण यानी कि कहां कहां पर कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, अगर आप ये देखेंगे इस तरीके से, है ना, ये अमेरिका, ये एशिया नीचे की तरफ, है ना, ये अटलांटिक, मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं, आप जितने भी कॉन्टिनेंट होते हैं उन सारे कॉन्टिनेंट के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला, जैसा कि मैंने बताया कि 3 पर्वत श्रेणी है हमारे हिमालय की, है ना। ये सारी चीजें कौन कौन सी है, क्या है, लगे रहिए, जुड़े रहिए अदिति क्लासेस के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो बच्चों। जिस प्रकार से हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, उस प्रकार से मैं चाहता हूं कि आप लोग की भी अगर तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो हम और अच्छी मेहनत करेंगे। मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि मैं उन बच्चों को सबसे पहले कांटेक्ट करूं, बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ने वाले नहीं है, ऑब्वियसली जो ये चैप्टर देख रहा है, जो पढ़ रहा है, वो पढ़ने वाला ही है, ठीक है। हमें टाइम पास नहीं करना है, मम्मी पापा बहुत उम्मीद लगा के रखते हैं हमसे, तो हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है ना। तो आप चिंता मत करिए, बस आप अदिति क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला कहां पर है, उत्तरी मैदान कौन कौन सा, ये देखो उत्तरी मैदान मैंने बना दिया है ना। पठारी क्षेत्र कौन कौन सा, ये पठारी क्षेत्र मैंने बनाया यहाँ पर। भारतीय मरुस्थल, ये भारतीय मरुस्थल वाला क्षेत्र है। और द्वीप समूह, भारत के कुछ द्वीप समूह यहाँ पर है, जिनका नाम क्या है ये आप इस चैप्टर में समझेंगे। कुछ द्वीप समूह यहाँ पर है, ठीक है, कुछ द्वीप यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। प्रवाल क्या होता है, ठीक है, और मानचित्र के आधार पर मैं पूरा का पूरा आपको कैलकुलेशंस दूंगा, ठीक है। अब आने वाले इस पॉइंट में जो जो चीजें आपको समझनी है बस जुड़े रहिए, ठीक है, और ये सारे पॉइंट को देखिए। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट।
तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी तक आपको बताया कि इस चैप्टर में हम लोग जो मेन पॉइंट है वो करेंगे। तो इसके बाद आप देख रहे हो, एक बार आप देख लो कि इस पे जैसे जैसे मैंने ग्राफ बनाया ना, आप लोग भी अपने शॉर्ट नोट्स में सिर्फ वैसे ही ग्राफ बनाइए, क्योंकि शॉर्ट टर्म और वन शॉट रिवीजन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या है अब मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, लेकिन पहले मैं यही कहूंगा कि वॉल्यूम अगर कम है तो वॉल्यूम बढ़ाओ, और जो मैं बोल रहा हूँ पहले उसको समझो, उसके बाद लिखना। मैंने आपको बताया कि हम लोग इसमें भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे, ये सारे आकार पढ़ेंगे, तो उसी में पहला पॉइंट है भारतीय स्थलाकृतियों की विशेषता, कि भारत की जो स्थलाकृतियां हैं, भारत की जो बनावट है एक्चुअल में उसकी विशेषता है क्या। तो क्या विशेषता है, तो देखो इधर पॉइंट में ध्यान दो। भारत विभिन्न भूभाग आकृतियों वाला एक बड़ा देश है। भैया भारत एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न प्रकार के भूभाग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग भारत के उत्तरी क्षेत्र में देखोगे तो हिमालयन रेंज, हिमालय की तीनों श्रेणियां यानी कि तीनों पहाड़ियां। भारत के अगर आप पूर्वी क्षेत्र में देखोगे तो पहाड़ी प्लस समतल क्षेत्र, यानी कि समतल तो क्षेत्र है ही, पहाड़ी क्षेत्र सबसे ज्यादा है और उस पे भी हिमालयन रेंज टच है। वहीं पर अगर आप भारत का पश्चिमी क्षेत्र देखोगे तो वहां पर आपको समतल क्षेत्र राजस्थान में, गुजरात में देखने को मिलेगा, और दक्षिणी क्षेत्र में आपको पठारी क्षेत्र के साथ साथ समतल क्षेत्र भी मिलेगा। तो ये चीज तो हो गई ओरली जो मैं आपको बता रहा हूं। बट अब आपको, अगर आप देख सक रहे होंगे तो मैंने यहाँ पर एक मैप भी दिखाया है, इस मैप को देखिए। ठीक है, इस मैप में आप ये चीज देख सकते हैं कि स्थितियां, आकार कैसा है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग, इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भ, ठीक है, कालों के दौरान हुआ, जिसने इसके भू आकृतिक लक्षणों, उच्चारों को प्रभावित किया। भारत की ऐसी स्थिति क्यों है, कैसे है? एक्चुअल में भारत की ऐसी स्थिति के पीछे का कारण और राज ये है कि भारत बहुत प्राचीन समय से भी, ज्यादा लंबे समय से, बहुत भूगर्भ काले, मतलब बहुत कालों से, जैसे हम बोलते हैं ना, एक सेंचुरी टाइम से बदलाव आता रहा है, जिसकी वजह से ये बदलाव आज हम देखते हैं। भारत, आप बोल सकते हैं बदलाव कैसा बदला? भारत की स्थितियों में बदलाव जो है, वहां की भौगोलिक क्षेत्रों में बदलाव अक्सर देखा गया है। ठीक है, इस वजह से यहाँ की स्थिति ऐसी है। भारत में हर प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। भारत को अगर आप एनालाइज करते हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैप अक्सर देखा करो। मैप अगर आप देखेंगे तो भारत में समतल जगहें भी हैं, बोलो हाँ। ठीक है, पठारी क्षेत्र भी है, बोलो हाँ। पर्वतीय क्षेत्र भी है, बोलो हाँ। घास के मैदान भी है, बोलो हाँ। ठीक है, तो भारत में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है, नो डाउट। अब अगर स्थलाकृतियों को समझें तो देखो स्थलाकृतियों के प्रकार क्या है स्थलाकृति। तो भारत में पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है और प्रायद्वीप समूह है। यानी कि भारत में द्वीप समूह है। भारत अपने आप में जो एक ऐसा देश है जहां पर आपको समतल क्षेत्र भी मिलता है, पर्वतीय क्षेत्र भी मिलता है, मैदानी क्षेत्र भी है, पठार भी है, मरुस्थल भी और द्वीप भी हैं। ज्यादातर देश द्वीपों पे बसे हुए, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर स्थलाकृतियों के हिसाब से ये सारे के सारे जगहें देखने को मिलती है या स्थलाकृतियां पाई जाती है। वहीं पर मैंने एक चीज और, एक पॉइंट में समझाने की कोशिश की आप लोगों को कि भारत में विभिन्न प्रकार के शैल पाई जाती है। शैल मतलब समझते हैं आप लोग? शैल आप बोल सकते बच्चों, पत्थर, ठीक है, रॉक्स, एक चट्टान शैल। देखो क्या बोला गया कि भारत में विभिन्न प्रकार की शैल यानी चट्टानें या बोल सकते हो पत्थर पाए जाते हैं। शैल के प्रकार हैं क्या? एक शैल होता है नरम और एक शैल होता है कठोर। ठीक है, अब जो नरम पत्थर होता है, ये नरम शैल जो होता है बच्चों, वो क्या है? नरम शैल जैसे कि सेलखड़ी। ठीक है, सेलखड़ी एक ऐसा पत्थर है जिससे टैल्कम पाउडर बनाया जाता है। टैल्कम पाउडर एक प्रकार का चूना पत्थर, आपने सुना होगा, चूना जो होता है वो इसी प्रकार के नरम पत्थर से बनाया जाता है। तो ये भी भारत में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक फैक्ट वाली बात है। वहीं अगर हम बात करें शैल के प्रकार में कठोर की, तो कठोर में जो सबसे ज्यादा कठोर है वो है संगमरमर। ताजमहल किससे बना? संगमरमर के पत्थर से। ठीक है, सबसे ज्यादा सुंदर चमकदार चीज कौन सी है? संगमरमर। तो संगमरमर का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत कठोर शैल है, मतलब बहुत कठोर क्या है, एक कठोर पत्थर है ठीक है, जिससे क्या बनाई जाती है? इमारतें। तो अगर आपसे कभी 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में पाए जाने वाले शैलों के प्रकार बताइए, तो आप बताएंगे एक नरम है और एक है कठोर।
नरम सेल से टैल्कम पाउडर, चूना, पत्थर जैसी चीजें बनाई जाती हैं, और कठोर से जो चीजें बनाई जाती हैं या कठोर जो पत्थर उनसे इमारतें बनाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आप बोलेंगे संगमरमर पत्थर, उसके बाद आप मार्बल पत्थर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले पॉइंट्स की तरफ। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया शेल कहाँ से बनते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, अब उसी में ही ये चीज ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आप लोगों ने शेल के प्रकार भी पढ़ लिए कि एक तो होते हैं नरम और एक होते हैं कठोर। तो इन सारी चीजों को बच्चों अपने साथ साथ ना कॉपी में लिखते रहना। ठीक है, अब देखो उसी में ही अगले पॉइंट है जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है ना कि कोई वर्ड ऐसे आ जाते हैं जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता चलती है, तो आप लोग कमेंट में वो वर्ड लिख दीजिएगा, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा कि इसकी मीनिंग क्या है। वैसे तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जो भी वर्ड आएंगे मैं उसको तुरंत की तुरंत एक्सप्लेनेशन दे दूं। देखो अगला मतलब पांचवा पॉइंट ये कहता है कि प्रायः स्थान विशेष के साथ ही मृदा के रंगों में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा का निर्माण विभिन्न प्रकार के शैलों से होता है। बच्चों समझने की बात यह है कि मिट्टी का रूप अलग अलग होता है। क्यों? रीजन ये है कि पूरे भारत को या भारत के अलावा किसी भी देश की बात करें, हर जगह मृदा यानी कि मिट्टी के बनने के तरीके अलग होते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी के कलर भी चेंज हो जाते हैं। तो यही बोला है कि मृदा के रंगों में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा का निर्माण अलग अलग प्रकार के पत्थरों, अलग अलग प्रकार के इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके से होता है। तो ये पॉइंट समझ आ गया। ओके, अगला देखो क्या बोला गया है कि भैया भूगर्भीय निर्माण के अलावा कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे कि अपर्दन, अपक्षय तथा निरपेक्षण के द्वारा ही वर्तमान में उच्चावों का निर्माण होता है। अब उच्चाव क्या? उच्चाव आपने देखा होगा, पहाड़ की जो डेफिनेशन होती है ना वो अलग है, और उच्चाव जो मिट्टी का जो उभारपन होता है, समतल होता है, ये उच्चाव होता है। तो ये ऐसा होता क्यों है? तो ये बोला गया है कि भैया भूगर्भीय निर्माण यानी कि जब मिट्टी बनती है ना नीचे, मतलब जो मिट्टी के जो समतल जगह होती है, जब वहां पर मिट्टी की हलचल होती है किसी प्रकार की, और हलचल क्या क्या जैसे कि अपर्दन, अपर्दन मतलब नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाना, अपक्षय, अपक्षय मतलब ऊंचे कोई पहाड़ है, मिट्टी है, उनका टूट कर नीचे गिरना, एक जगह पे इकट्ठा हो जाना। ठीक है, और निपेक्षण मतलब मिट्टी का झड़ना, झड़ने का मतलब ये हो गया तेज बारिश हुई जिससे मिट्टी एक जगह से बह बह के दूसरी जगह चली गई। तो ये जो तीन कारण है ना, अपर्दन, अपक्षय, निर्माण, निपेक्षण के द्वारा ही वर्तमान में उच्चावों का निर्माण हुआ है। आपने देखा होगा अगर समतल जगह ये है तो कहीं पर ऊंचा होता है, कहीं पर नीचे होता है, कहीं पर ऊंचा, तो ये जो है ना बच्चों, इसको बोला गया है उच्चाव। ठीक है, तो उच्चाव किस वजह से होता है? मिट्टी के निर्माण की प्रक्रियाओं के द्वारा जो अपक्षय होता है, अपरदन होता है, निपेक्षीकरण होता है, उसके द्वारा मिट्टी में या समतल जगहों में उच्चाव देखने को मिलता है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट भारत की, अपने भारत की, तो भारत की स्थल कृतियों की संरचना, भारत की स्थल कृतियों की संरचना अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो भारत की स्थल कृति संरचना क्या है? तो आपने देखा होगा, अगर आप भारत को इस पॉइंट से देखते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर थोड़ा झुकाव है और इस वाले हिस्से में थोड़ा झुकाव है। वहीं पर अगर आप भारत का ये वाला हिस्सा देखते हैं ना, ये वाला, तो ये कौन सा हिस्सा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ये उत्तरी हिस्सा है। तो ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पहाड़ी क्षेत्र है। कुछ पहाड़ी क्षेत्र हमारे पास यहाँ भी है, ठीक है, बाकी ये वाला जो है पूरा प्लेन है, जिसे गंगा का मैदान भी कहते हैं। तो यहाँ ये बोला कि भारत की स्थल कृतियां, यानी कि भारत की जो अलग अलग स्थल कृतियां या संरचना है, उसके पीछे क्या कारण है, तो अब वो पढ़ेंगे। तो कुछ प्रमाण यानी कि कुछ सबूतों पर आधारित सिद्धांतों की मदद से भूगर्भ शास्त्री यानी कि जो जियोलॉजिस्टिक्स होते हैं, जो स्पेशली जमीन की संरचना के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, जिसे साइंटिस्ट बोलते हैं, उन्होंने इन भू आकृतियों के निर्माण की व्याख्या की है। तो कुछ स्पेशलिस्ट भू निर्माण शास्त्रियों ने मिट्टी की संरचना से लेके भारत की जो उच्चाव या भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो संरचनाएं हैं उसके पीछे एक रिसर्च किया है, और उस रिसर्च में उन्हें क्या पता चला है? उन्हें ये पता चला है, देखो अब ये जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह के जो क्षेत्र है वो क्या है कि इसी तरह का सिद्धांत है, और वो सिद्धांत क्या है जिसे बोलते हैं, देखो अब वो सिद्धांत क्या है, इसी तरह का सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है क्या? प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। आप लोगों ने क्लास 7th में, क्लास 8th में भी प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत जरूर पढ़ा होगा, जब प्लेटें हिलती हैं। ठीक है, आपको पता ही है ना कि पूरे जो कॉन्टिनेंट है वो कुछ प्लेट्स पे ही आधारित है। तो प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत क्या है? जब भू आकृति का कुछ क्षेत्र एक क्षेत्र से दूसरी तरफ क्या होता है? फ्लो अप होता है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, अब देखो अगली लाइन क्या लिखी हुई है कि इसी के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत
7 बड़ी एवं छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। ये याद रखना कि भैया अगर आप पृथ्वी का ये वाला हिस्सा देखते हो ना, तो पृथ्वी का ये वाले हिस्से की जो सबसे ऊपरी परत है, यानी कि जहां हम लोग रह रहे होते हैं, वो 7 अलग अलग प्रकार की क्या प्लेटों से मिलकर क्या है बनी है, जिसपे स्थल है। आप अगर देख सकते हैं तो आप, मैं ये देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर प्लेट विवर्तनिक दर्शाया और ये जो देख रहे हैं ये प्लेट्स है, ठीक है। तो ये है प्लेट्स विवर्तनिक, जिसपे पूरा का पूरा क्या है कॉन्टिनेंट है। चलिए अब देख लेते हैं अगले पॉइंट में क्या बोला गया है। अगले पॉइंट में बोला गया है कि भूगर्भीय प्लेटों की हलचल के कारण महाद्वीपों शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स हैं, जब उन पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर हो चाहे एटमॉस्फेयर का हो, चाहे वो किसी प्रकार की इंटरनल हॉटनेस का हो, तो उससे जो दबाव पड़ता है ना, तो उससे दबाव उत्पन्न तो होता है, जिससे महाद्वीप में कई बड़े बड़े क्या आते हैं, तूफान आ जाते हैं, हलचल पैदा हो जाती है, जिसे आप भूकंप भी कहते हो। वो अक्सर इसी कारण से आता है कि पृथ्वी के नीचे जो प्लेट्स हैं, जब वो हिलती डुलती है तो उससे भूकंप, सुनामी, टॉर्नेडो, इस तरीके की चीजें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। इसके फलस्वरूप भूवंशीकरण, वलन तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। यही एक रीजन है बेटा कि जो नेचुरल डिजास्टर्स में, जैसे कि आप देखते हैं भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, एकदम से बाढ़ आ जाना, ठीक है, या ऐसे स्ट्रक्चर पे भूकंप आना, जैसे कि अभी आपने देखा तुर्की में जो भूकंप आया है, ठीक है, उससे कई सारे लोग मारे गए। तो वो भूकंप आने के कारण क्या होते हैं भैया, प्लेटों में जब हलचल होती है तो भूवर्तनिक हलचल इतनी प्रकार की होती है कि उससे भूवंशीकरण वलन, यानी कि जो नीचे की स्थिति है वो एकदम से हिल जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे क्रियाएं होती हैं और उससे भूकंप जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। इन शॉर्टली इन सारी चीजों में आपको ये पढ़ना है कि हमारी पृथ्वी, भारत भी इंक्लूड है, जिसमें ये ऐसे प्लेटों पे स्ट्रक्चर्ड है जिसमें अगर किसी प्रकार की क्रियाएं होती हैं तो उससे भूमि का स्ट्रक्चर तो चेंज होता ही होता है, बल्कि कई प्रकार की आपदाएं भी आती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स जानने के बाद अब बारी आती है आप लोगों की ये जानने की कि आमतौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, देखो अभी तक मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, पूरा का पूरा जो विश्व है वो कुछ प्लेटों पे स्थिर है, और उन प्लेटों की ही मूवमेंट की वजह से क्या होती है, बहुत सारे चेंजेस पृथ्वी की भूपट्टी पे देखे जाते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है आमतौर पे इन प्लेटों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, कई बार एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया भूपट्टी यानी कि भूमि की ऊपरी परत में जितने भी बदलाव आते हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी प्लेट हैं जिनकी वजह से मुख्य, ठीक है, अवधारणा या मुख्य बदलाव है। तो देखो उन 3 श्रेणियों में जो श्रेणियां हैं वो कौन सी है, एक तो है अभिसारी परिसीमा, बताओ ये क्या है, एक अपसारी परिसीमा और दूसरा रूपांतरण परिसीमा। ये 3 प्लेटों की ऐसी श्रेणी है, या बोल सकते हो कि ऐसी सीमाएं हैं, ठीक है, परिसीमाएं हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है पृथ्वी की परत, ऊपरी परत को और पृथ्वी के निचले भाग को कंजक्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। लाखों वर्षों से इन प्लेटों में हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में काफी परिवर्तन आया है। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि क्या कारण है जिसकी वजह से महाद्वीप और पृथ्वी के ऊपरी भाग में परिवर्तन आता है, तो आप बोलेंगे कि भैया जो प्लेट होती है उनकी जो श्रेणी है उनमें जो बदलाव आता है ना, जिसमें कि मुख्य अभिसारी, अपसारी और रूपांतरण, उनकी वजह से महाद्वीपों स्थिति और पृथ्वी की ऊपरी परत पे बदलाव देखने को मिलते हैं। भारत की वर्तमान स्थल कृतियों का निर्माण भी इसी प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। अब भारत में जो आप देखते हैं ना कि भारत में पूर्व में पहाड़ी क्षेत्र है, पश्चिम में, ठीक है, हाँ पूर्व मतलब उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है पूरा हिमालय रेंज वाला वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पश्चिम में थोड़ा सा पहाड़ी और फिर समतल है। फिर अगर आप उत्तर पूर्व से ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको प्लेन क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप अरब सागर बंगाल की खाड़ी के किनारे वाले क्षेत्र देखेंगे तो वहां भी पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये क्यों है, तो बच्चों ये इसलिए है कि ये जो अभिसारी अपसारी रूपांतरण है ना, ये जब हिलती है, ये जब मूवमेंट करती है तो इससे एक स्थल क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, स्थल क्षेत्र का निर्माण होता है, तो इसी वजह से स्थल कृतियां बनती है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है इसमें, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जानना जरूरी है, ये पेपर में यूटी वगैरह में भी आते ही है क्वेश्चंस। बोला गया गोंडवाना,
गोंडवाना आखिर है क्या? यह प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिण भाग है। गोंडवाना प्राचीन द्वीप पेंजिया एक क्षेत्र है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। पेंजिया का एक विशाल क्षेत्र है जिसके उत्तर में अंगारा भूमि स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि गोंडवाना है क्या, तो प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजियाना दक्षिण का भाग है जिसके उत्तर में अंगारा भूमि क्षेत्र स्थित है। ठीक है, आरंभ में प्रायद्वीप भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। अगर स्टार्टिंग में देखें तो प्रायद्वीप भाग जो था, प्रायद्वीप भाग का मतलब समझ रहे हो, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना बच्चे, ये वाला हिस्सा, तो प्रायद्वीप जो भाग है वो गोंडवाना लैंड का ही, यानी गोंडवाना भूमि का ही एक हिस्सा हुआ करता था, ये वाला। यानी कि पृथ्वी पर जो ऊपर वाला क्षेत्र था, मतलब भारत के पास, वो सिर्फ ये वाला क्षेत्र था। ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है बीच का, ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा हुआ करता था। गोंडवाना के विशाल क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत तथा दक्षिण अमेरिका के भूभाग शामिल है। कहते हैं अगर आप मोटा मोटी देखिए गोंडवाना का जो लैंड है वो गोंडवाना लैंड है क्या, तो आज के क्षेत्र का जो आप ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, ठीक है, आज के क्षेत्र का जो आप दक्षिण अफ्रीका देखते हैं, भारत देखते हैं, दक्षिण अमेरिका देखते हैं, ये एक समय गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा हुआ करते थे। बाद में संवहनीय धाराओं ने भू प्रॉपर्टी को कई टुकड़ों में विभक्त कर दिया। कहते हैं भैया ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, ये पूरा का पूरा। ठीक है, बाद में जब नीचे भूपर्टियां हलचल में आई तो जिससे आधा टुकड़ा ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में चला गया, इधर वाला टुकड़ा ये भारत में चला गया, इधर वाला टुकड़ा ये अमेरिका में चला गया। तो इस तरीके से टुकड़े में क्या हुआ, चीजें बढ़ गई। तो बच्चों आप लोगों के लिए ये सब जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो जैसा कि ये लिखा हुआ है, और अगर आप ऐसे ही नोट्स बनाते हो तो आपको बहुत आसानी होगी बच्चों पेपर में अच्छे आंसर लिखने के लिए। ठीक है, अब उसी में ही ये पॉइंट्स भी हैं। देखिए ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक आवर्तनिक का निर्माण करता है, यानी कि ये जो गोंडवाना लैंड है ये 2400 किलोमीटर की लंबाई इसकी इतनी है। कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई क्रमशः 400 से लेके 150 किलोमीटर है। अगर आप ऊपर ही कश्मीर वाला क्षेत्र देखेंगे, ठीक है, और इधर ये वाला हिस्सा, ये वाला देखेंगे अरुणाचल प्रदेश वाला, तो ये और ये वाला हिस्सा ये बोल रहा है कि ये 400 किलोमीटर है भैया, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये 150 किलोमीटर में है। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब चलिए अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंट आगे हिमालय को। ठीक है, हिमालय को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। हिमालय का 3 भागों में वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि हिमालय आखिर है कहाँ। तो आपने भारत का ये वाला हिस्सा तो देखा या नहीं देखा है ना। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको ये वाला हिस्सा भारत का देखने को मिल जाएगा, है ना। तो अब देखिए, अब बस आप समझते चलिए, मैं बस यहीं तक बता रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत है। कौन कौन सा, हिमाद्री, हिमांचल और शिवालिक। तो एक श्रेणी तो है जो कि ये इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश से जा रही है, दूसरी श्रेणी ये है, और तीसरी श्रेणी इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि हिमालय जो है वो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, हिमालय का वर्गीकरण अगर आप देखेंगे तो यह बोला गया कि देशांतर विस्तार के साथ साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय का जो वर्गीकरण है, पहला जो भाग है हिमाद्री, दूसरा जो भाग है वो हिमांचल, और तीसरा जो है वो शिवालिक। अब ये है क्या, तो उत्तर में सबसे उत्तरी वाली जो पार्ट है ना, ये है कौन सा आपका, हिमाद्री। इसको बच्चों लिख लेना आप लोग, ये हिमाद्री वाला पार्ट है, यानी कि हिमाद्री रेंज है। उसके बाद उत्तर से जो मिडिल वाला हिस्सा है, ये है आपका कौन सा, हिमांचल रेंज। ये कौन सा है आपका, हिमांचल रेंज या हिमांचल श्रेणी। और सबसे दक्षिणी और बाहरी क्षेत्र जो जिसका एक हिस्सा क्या कहते हैं, समतल क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं शिवालिक श्रेणियां। इसे क्या बोलते हैं हम, शिवालिक श्रेणी, या बोलोगे शिवालिक रेंज, ये बोल सकते हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हम इन सब की क्या करेंगे, आप खासियत पढ़ लेंगे, इनकी खासियत है। तो हिमाद्री है क्या, हिमाचल के उत्तर भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या, ठीक है, या आपरिक हिमालय भी कहा जाता है। इसको महान हिमालय, आपरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है।
ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, सबसे लंबी और सबसे ज्यादा पुरानी, आप बोल सकते हो सबसे अधिक सतत, सबसे ज्यादा लंबी चौड़ाई में भी और हर चीज में जो विशेष है उसमें भी सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी, यही श्रेणी है। उसके बाद ठीक है, महान हिमालय का ये भाग क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ, तो क्रेड ग्रेनाइट जो पत्थर है वो बच्चे यही पाया जाता है महान हिमालय में। तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरी तरीके से क्या किसका बना हुआ है, क्रोड हिमालय या क्रोड क्या चीज है, ग्रेनाइट है ना, क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो बच्चों ये छोटी छोटी बारीक सी चीजों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, नजरिया बना के रखना है, कैप्चर करना है, ताकि आपको आंसर जब आप लिखो तब आप इस चीज को समझ जाओ। ठीक है, अब हिमाद्री के बाद हिमाचल और ठीक है और आपकी शिवालिक, ये हम करते हैं आगे पॉइंट में। ओके, थैंक यू।